नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। हमारी खास पेशकश संस्कार धानी या पुरातन धानी में आपका स्वागत है। संस्कार धानी जबलपुर कभी गौंड साम्राज्य तो कभी त्रिपुर तीर्थ के नाम से विख्यात रही। आज इसकी पहचान भले ही संस्कार नगरी के रूप में होती हो, लेकिन आज भी इतिहास के पन्नों में वो इबारतें दर्ज हैं जब ये शहर प्रदेश ही नहीं समूचे देश के नक्शे पर सबसे ऊपर हुआ करता था। दरअसल जबलपुर या फिर त्रिपुरी क्षेत्र का इतिहास भी उतना ही पुराना है जितना मगध, कलिंग, उज्जैन समेत अन्य ऐतिहासिक नगरों का है। यही वजह है कि एक बार फिर संस्कारधानी का इतिहास दुनिया के सामने लाने के लिए उसी त्रिपुरी की खोज शुरू कर दी गई है। और खुदाई के शुरुआती दौर में ही जो अवशेष मिल रहे हैं उसको लेकर यह कयास भी लगाए जा रहे हैं कि अब संस्कारधानी का नया इतिहास जल्द सबके सामने आ जाएगा। आज तेवर यानी प्राचीन पुरातन नगरी को लेकर चर्चा करेंगे। जुड़ेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पुरातात्विक महत्व के मंदिरों की खोज के मकसद से जबलपुर में 16 जनवरी से खुदाई का काम शुरू किया। खुदाई के शुरुआत में ही ऐसी चीजें मिलने लगी हैं जिसे देखकर आर्कियोलॉजिस्ट हैरान हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने दावा किया है कि खुदाई का काम पूरा होने के बाद कुछ ऐसा सामने आएगा जो जबलपुर को पूरी दुनिया में एक नई पहचान देगा। देखिए ये खास रिपोर्ट, उसके बाद कुछ मेहमानों के साथ चर्चा होगी। त्रिपुरी ये शब्द प्राचीन भारतीय इतिहास में आपने कई बार पढ़ा और सुना होगा। 12वीं से 13वीं शताब्दी में राज करने वाले कलचुरी राजाओं ने त्रिपुरी को अपनी राजधानी बनाया था, जिन्होंने सुंदर मठ, मंदिर, कलाकृतियां बनाकर भारतीय संस्कृति को नया आयाम दिया। उसी त्रिपुरी की खोज अब शुरू कर दी गई है। देश के दिल मध्य प्रदेश के बीचों बीच स्थित जबलपुर में कभी त्रिपुरी साम्राज्य हुआ करता था। जबलपुर के मौजूदा तेवर गांव में आज भी कलचुरी कालीन मूर्तियां बड़ी तादाद में मिलती हैं। ऐसे में केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल की पहल पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने त्रिपुरी की खोज के लिए खुदाई का काम शुरू कर दिया है। मंत्री प्रहलाद पटेल ने भरोसा जताया है कि करीब 2 साल खुदाई के बाद वो सामने आएगा जो जबलपुर और भारतीय सभ्यता को पूरी दुनिया में नई पहचान देगा। आर्कियोलॉजिस्ट में, हिस्ट्रियंस में कि त्रिपुरी कल्चरियों की राजधानी रही है। उनकी जितनी भी विंग्स रही हैं उसमें एक त्रिपुरी कल्चरी एक अलग से आइडेंटिफिकेशन रहा है, उसका ये हिस्सा है। वो जहाँ पर तेवर गांव आज मौजूद है वो भी उसी का हिस्सा है और भेड़ाघाट भी उसी का हिस्सा है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो एक्सिबिशन है ये जबलपुर को नई पहचान देगा। इधर ASI के अधिकारी भी खुदाई की शुरुआत में ही मिल रहे अवशेषों को देखकर खासे उत्साहित हैं। अधिकारियों के मुताबिक जबलपुर के इस इलाके में बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है और जब खुदाई पूरी होगी तो सब हैरान रह जाएंगे। यहाँ करके मौका मिला है, मुझे लगता है कि कम ही समय में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों को निकालेंगे जो आपको विस्मित कर देगी। और निश्चित रूप से हम लोग भी काफ़ी सेंसेशन में है कि क्या हो सकता है इस साइट का। मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकते कि ये साइट कितना बड़ा होगा और कितनी पोटेंशियलिटी है आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि जबलपुर के तेवर से लेकर भेड़ाघाट इलाके तक लंबे वक्त से मिल रही प्राचीन मूर्तियों पुरातात्विक शोध की जरूरत का एहसास दिलाती आई थीं। लेकिन शुरुआत जबलपुर में ASI का सर्किल ऑफिस बनने के बाद हो पाई। अब ऐसा माना जा रहा है कि इस खुदाई में कलचुरी कालीन ही नहीं, 2000 साल से भी पुराने मौर्यकालीन राजवंश के रहस्यों से भी पर्दा हट सकता है। सुरेंद्र पटेल के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज, जबलपुर। तो क्या वाकई संस्कारधानी का वो इतिहास है जो हम जानते हैं, या फिर हम एक नए इतिहास की खोज में आगे बढ़ रहे हैं? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे। मिलिए हमारे खास मेहमानों से। राजकुमार गुप्ता साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, इतिहासकार हैं आप। राजकुमार साहब, बहुत स्वागत बंसल न्यूज़ में आपका।
इनके अलावा हमारे साथ डॉक्टर राम कुमार अहिरवार भी जुड़ रहे हैं। आप अधिकारी हैं पुरातत्व विभाग के, उज्जैन से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राम कुमार साहब, बहुत स्वागत बंसल न्यूज में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राजकुमार साहब, शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। दरअसल अगर हम दुनिया का इतिहास उठाकर देखें तो ज्यादातर सभ्यताएं ऐसी जगह से अपनी शुरुआत करती हैं जो नदी किनारे थीं, और चूंकि जबलपुर के नज़दीक भेड़ाघाट और उसके आसपास से नर्मदा का उद्गम होता है, ऐसे में क्या कुछ कयास लगाए जाने चाहिए? यहाँ पर सभ्यताएं कितनी पुरानी हो सकती हैं जिसके कुछ निशानात अब हमें मिलना भी शुरू हो गए हैं? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, नर्मदा नदी प्राचीन नदियों में सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। आज धार्मिक रूप में जरूर हमारे साथ है, लेकिन इसका इतिहास प्रागैतिहासिक काल से रहा है। यहाँ पर, यहाँ के तटों पर जो है मनुष्य ने अपना आवास स्थल बनाया और निरंतर सभ्यता का विकास होता रहा। तो प्रागैतिहासिक काल में आदिऐतिहासिक काल की संस्कृति के अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, और ऐतिहासिक काल से 10वीं शताब्दी का पूर्व निश्चित रूप से हमारे बहुत सारे ऐतिहासिक साक्ष्य सामने आए। हम देखते हैं ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, जिसमें त्रिपुरी जो क्षेत्र है ये चेती जनपद के अंतर्गत था, जिसको दाहल मंडल भी कहा गया आगे चल करके, और त्रिपुरी की राजधानी जो कलचुरी की राजधानी शुरू बनी। और यहाँ पर सम्राट अशोक भी यहाँ पर अपनी यात्रा में यहाँ आए थे। यहाँ से उसी दूरी पर जो रूपनाथ है वहाँ एक शिलालेख भी हमको प्राप्त हुआ है। वहाँ पास में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय द्वारा ककरेटा नामक गांव का विस्तरण किया, जिससे ताम्रपाषाण संस्कृति को पुरावशेष करी। त्रिपुरी में भी सागर विश्वविद्यालय, जबलपुर विश्वविद्यालय में करके एक्सपीडिशन की खुदाई की, और जो है उसमें भी हमको बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए ताम्रपाषाण संस्कृति से लेकर आदि ऐतिहासिक। अब हम देखते हैं कि उसी तारतम्य में जो निरंतर जो इतिहास प्राप्त हो रहा है, उसी तारतम्य माननीय कैबिनेट मंत्री माननीय प्रहलाद सिंह पटेल का हम विशेष आभार व्यक्त करते कि उन्होंने इस नगरी का पुनर्जीवन यानी पुनः इतिहास खोजने का प्रयास किया। निश्चित है जो प्राचीन जो पुरातात्विक उत्खनन हुए हैं और अब जो हो गए, इसमें उनकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि अब जो हमारे पास लेटेस्ट जानकारी यानी तकनीकी हमारी बहुत अच्छी आ गई है, और इस तकनीकी युग में हम उनकी कार्बन डेटिंग करके उनके पुरावशेषों की बहुत अच्छी व्याख्या प्रस्तुत करके उस सटीक समय पर हम पहुंच सकेंगे कितने साल मैं तकनीक को लेकर आपसे बात करता हूं कि दरअसल अब किस तरह की तकनीक दरअसल पुरातत्व विभाग या फिर एएसआई अपनाता है, जिसके जरिए हम बहुत सटीक उस निशाने पर अपने तमाम उन खोज को जारी रख सकते हैं। राजकुमार साहब, आपसे कुछ संस्कार धानी के आसपास का इतिहास समझना चाहूंगा। दरअसल त्रिपुरी, संस्कार धानी या फिर जिस कल्चुरी की बात हम कर रहे हैं, उस पर मैं चाहूंगा कुछ रोशनी आप दर्शकों के लिए डालें। राजकुमार साहब, देखिए, जहाँ तक कल्चुरी काल का सवाल है, जी हाँ बोल रहा हूँ, जहाँ तक कल्चुरी काल का सवाल है, कल्चुरी काल ज्ञात इतिहास में 840 ईस्वी से प्रारंभ होता है कोकल्य देव के समय से, और कोकल्य देव के बाद वो 13वीं शताब्दी में समाप्त होता है। उसके बाद यहाँ पर गौड़ वंश का शासन आता है जी। और जहाँ तक यहाँ के एक्सकवेशन का सवाल है, 1952 में श्री M.G. दीक्षित सागर विश्वविद्यालय के डॉक्टर प्रोफेसर जो थे, उन्होंने यहाँ खुदाई की थी। मैं आपको उनकी तस्वीर दिखाना चाहूँगा खुदाई की, जब पंडित रविशंकर शुक्ल ने के द्वारा इस खुदाई के काम को किया गया था। और उस खुदाई में ईसा से 2000 वर्ष पुरानी वस्तुएं प्राप्त हुई थी, ऑब्जेक्ट्स मिले थे, जिनमें कई बहुमूल्य चीज़ें थी। और उसमें बताया, उसके भी मैं आपको चित्र बता रहा हूँ, तो उनसे आपको समझ में आएगा कि कम से कम ज्ञात इतिहास में 2000 साल पुराना इतिहास तो त्रिपुरी से संलग्न है ही। देखिए वो चित्र मैं आपको बता रहा हूँ, ये चित्र है वो, ये डॉक्टर M.G. दीक्षित हैं जी, जो पंडित रविशंकर शुक्ल वहाँ खड़े हुए हैं और वो खुदाई के काम का अवलोकन कर रहे हैं जी। ये 1952 की बात है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ क्या प्राप्त हुआ जी। इस बीच का काम वहां पर लगातार चलता रहा या फिर रोक दिया गया था? हाँ नहीं, काम चला है ना जी।
1966 में जब पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र यहाँ पर मुख्यमंत्री थे जी तब उन्होंने डॉक्टर एच.डी. सांकलिया को यहाँ बुलाया था जी और उन्होंने यहाँ पर खुदाई का काम किया था। उसमें भी ऑब्जेक्ट मिले थे। ये देखिए, ये डॉक्टर एम.जी. दीक्षित जी की खुदाई के समय मिले हुए मतलब ये ऑब्जेक्ट्स हैं। जो मैं थोड़ा सुधार करना चाहूँगा, डॉक्टर दीक्षित का अनुमान था 1000 साल पुराना, 1000 ईसा साल, पूर्व। ठीक जी। मगर डॉक्टर सांकलिया ने जब खोज की तो उन्होंने इसको 2000 साल ईसा पूर्व तक बताया था। ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट दहनक का है, जी। जिसको आप भट्टी कह सकते हैं। ठीक। ये भट्टी प्राप्त हुई थी वहाँ पर खुदाई में। ठीक इन सबको उन्होंने डॉक्टर दीक्षित ने 1000 साल पुराना ईसा पूर्व बताया था। ठीक। तो बड़ी महत्वपूर्ण तरह से तस्वीरें भी आपके पास मौजूद हैं जो हमें खुद इतिहास के झरोके से तमाम पुरानी चीज़ों को देखने का मौका दे रही हैं। डॉक्टर राम कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम कुमार साहब, ज़मीन के भीतर से कोई चीज़ निकलना और उसके बाद उसका आकलन करना कि दरअसल ये कितनी पुरानी है, कितनी सदियों पुरानी है, या फिर किस नस्ल से या किस पीढ़ी से जुड़ी हुई है, किस तरह से आप ये पता लगाते हैं कि दरअसल चीज़ 1000 साल 2000 साल, जैसा कि अभी राजकुमार गुप्ता साहब कह रहे थे कि किसी का अनुमान है कि फला चीज़ 1000 साल पुरानी है, लेकिन किसी दूसरे का अनुमान है कि ये चीज़ 2000 साल पुरानी है। दरअसल इसका फॉर्मूला क्या है कुछ? ये इसकी बहुत तकनीकी दृष्टि से खुदाई की है। हम जब किसी स्थान का चयन करते हैं तो हमको सरफेस में कुछ चीजें ऐसी देखने को मिलती हैं जो पुरानी सभ्यता के कुछ पुरावस्तेज हमको दिखाई देते हैं, ये वक्तव्य जो है। और जब धीरे धीरे इसका एक्सप्रेशन करते हैं, इसकी मतलब 10 बाई 10 का ट्रेंच लगाते हैं और फिर उसका एक कंट्रोल फिट हम एक्सप्रेशन करते हैं साइड। फिर उसकी लेयर वाइज जैसे जैसे लेयर होती है धीरे धीरे लेयर को साफ करते हैं ब्रश से और चाकू से, और बहुत धीरे धीरे उसको करते हैं, साफ करते हैं, फोटोग्राफ लेते हैं, तो धीरे धीरे जो हम नीचे तक जाते हैं और हर लेयर का हम फोटोग्राफी करते हैं, उसकी डॉक्यूमेंट सब मेंशन करते हैं और हम उसको देखिए जो चीज मिलती है सबसे जैसे ज्यादातर तो ये मृद भांड मिलते हैं, पॉटरी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसके भी जो है हमें ऊष्मा दीप्ति पद्धति की डेटिंग आ जाती है। उसके साथ जो है हमको कुछ कोयले हैं, कुछ बोन्स वगैरह के भी यूज मिलते हैं। फिर इसके बाद जो है हमको जो कुछ पॉइंट्स वगैरह भी मिलते हैं। तो जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता रहा उस स्तर पर इन सभ्यताओं के विकास क्रम में इन पुरावशेषों को बड़ा महत्व रहता है। जी। तो जिस लेयर में जो चीज मिल रही है उस लेयर में बहुत सारी चीजों का हम स्टडी करते हैं और देखते हैं कि ये किस पीरियड की है। भाई सिक्के हैं तो उससे पता लग जाता है कि भाई पंचमार्क कॉइन्स हैं तो लगभग 2500 साल पुरानी लंबाई, ठीक है। फिर उसमें क्या कुछ लिपि वगैरह है, अगर ब्राह्मी लिपि है तो उसके बाद 2nd सेंचुरी बीच, फिर इसमें सिक्के में क्या किसी राजा का नाम है, क्या उसमें कुछ और चीजें दी है, तो वो भी क्षेत्र का नाम भी रहता है। जैसे त्रिपुरी प्रकार के सिक्के मिले उसमें त्रिपुरी, उज्जैनी प्रकार का उज्जैन मिला, तो वो भी एक क्षेत्रता का पता लगता है कि इस राजा का इस क्षेत्र में जो है एक राज रहा होगा। फिर जो पुराने जो अवशेष मिलते हैं आजकल जो वैज्ञानिक में कार्बन डेटिंग एक महत्वपूर्ण हमारे पास जो है तकनीकी है, जिसके आधार पर हम लेबोरेटरी भेजते हैं। तो अहमदाबाद या लखनऊ में यहाँ पर लेबोरेटरी है, वहाँ भेज करके और उसकी कार्बन डेटिंग याद करते हैं। तो जिस लेयर में अगर वो कार्बन डेटिंग जैसे बहुत से कोयला है तो मान लीजिए 2500 साल पुराना है, 3000 साल पुराना है, तो इसका मतलब उसके साथ जो मिलने वाली वस्तु वो भी 3000 साल पुरानी होना चाहिए, ठीक है। तो इस आधार पर हम जैसे जैसे नीचे जाते रहते हैं वैसे वैसे जो है और उसके प्रारंभिक स्तर को जो हम प्राप्त करते हैं और उसमें देखते हैं कि मानव ने कि जहाँ पर रहा है तो अगर बोन्स मिल रही है तो बोन्स किस चीजों की है, कट मार्क है कि सीधे हैं। कट मार्क में मतलब वो हड्डियों काट करके जो है उसने वो किया है, क्या वो है, तो उसमें देखते हैं कि वो किस चीज की बोन्स है। तो हम उसको लेबोरेटरी में पता करते हैं कि भाई किस जानवर की, उससे लगता है किस प्रकार के जानवरों का जो है ये मतलब खाद्य के रूप में उपयोग करता रहा हो। इसी प्रकार मृदभांड है, ब्लैक एंड रेडवेयर है या एनवीपी है। अगर एनवीपी मिल गया हमको, नॉर्थन ब्लैक पॉलिश कहा जाता है, ये जो है अनेक कलर में होता है, ज्यादातर जो है इसकी बिल्कुल एकदम आईना की तरह चमकती है पॉटरी, तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये 2500 साल पुराने 800 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के बीच इस सभ्यता का विकास हुआ है। तो उस आधार पर उस समय की जो चीज मिलती है उससे हम पता लगा लेते हैं कि और भी अन्य चीजें वो इसी काल की होना चाहिए।
ठीक, कार्बन डेटिंग एक महत्वपूर्ण तकनीक है। राजकुमार गुप्ता साहब, आपके पास लौटना चाहूंगा। दरअसल किस तरह की उम्मीद आप जताते हैं जिस वक्त अब हम संस्कारधानी के आसपास तमाम खुदाई कर रहे हैं? आपको क्या लगता है किस तरह का एक नया इतिहास हमारे सामने आ सकता है? सबसे पहले तो मैं जो हमारे पूर्व विद्वान हैं उनकी बात का समर्थन करना चाहूँगा कि डॉक्टर एम.जी. दीक्षित के समय जो खुदाई हुई थी उसमें पेंटेड पॉटरी भी मिली थी, पंचमार के सिक्के भी मिली थी जी, तो वो उपलब्ध थी। ठीक। और अभी आपने क्या पूछा? मैं पूछ रहा हूँ दरअसल किस तरह की और उम्मीद एक इतिहासकार के तौर पर आपको इस पूरी खुदाई से है? क्या कुछ यहाँ पर और मिल सकता है? क्या कुछ एक नया इतिहास हमें देखने, सुनने और फिर हमारी आने वाली पीढ़ियों को पढ़ने के लिए मिलेगा? देखिए क्या है कि यहाँ पर जो मैं आपको एक स्थान बता रहा हूँ जहाँ आज भी 1000 साल पुराना गेहूँ मिलता है और चावल मिलता है, ये वो स्थान है। इस टीले की खुदाई करने पर 1000 साल पुराना गेहूँ या चावल मिलता है। इसकी जांच हो चुकी कानपुर में जी, वो कानपुर में इसको सर्टिफाई किया गया है कि ये अनाज 1000 साल पुराना है और इसकी जांच लगभग 20 वर्ष पहले हो चुकी है। अब रहा सवाल यहाँ मिलने का, तो सबसे पहली बात तो है कि जो भगवती त्रिपुर सुंदरी के नाम से पूज्य मंदिर देवी हैं वो वास्तव में हरिहर पितामह की है या यूं कहिए सदाशिव की है। अब इनके साथ त्रिपुरेश्वर की, मतलब ये ऐसे इन्हें आप त्रिपुरेश्वर की प्रतिमा भी कह सकते हैं। अब अगर खुदाई होती है तो हमें त्रिपुर सुंदरी की प्रतिमा मिल सकती है। भगवती त्रिपुर सुंदरी जो हैं वो भगवान महादेव की काम कला की देवी हैं और वो तीनों लोक में सबसे सुंदर मतलब देवी मानी जाती हैं। उनके और भगवान शंकर के संयोग से सृष्टि की रचना होती है, ऐसा आगम में वर्णित किया गया है। तो हमें अपेक्षा है कि हमें वो त्रिपुर सुंदरी की प्रतिमा अवश्य मिलेगी जो कि त्रिपुरेश्वर सदाशिव के साथ यहाँ पर स्थापित की गई होगी। तो ये सबसे बड़ा जो हमें अपेक्षा है कि यहाँ मिलना चाहिए, ये है सबसे पहले। इसके अलावा क्या है कि ये एक्चुअली में ये जो यहाँ पर जिसको हम कहें कि विध्वंस हुआ था, ये मैन मेड था। राजा मुंज जो थे 975 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच में यहाँ युवराज देव द्वितीय का शासन था। उनके शासन काल में परमार नरेश मुंज ने यहाँ चढ़ाई की थी जी। और उन्होंने चढ़ाई करके इनकी सेनाओं को बुरी तरह परास्त कर दिया था तथा उनके समय त्रिपुरी का विध्वंस हुआ था। ये ऐतिहासिक तथ्य है। अब मैं आपको औपन्यासिक तथ्य बताता हूँ। श्री धूमकेतु जो गुजरात के प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यासकार थे, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि राजा मुंज ने चढ़ाई करके त्रिपुरी के ऊपर और हाथियों के हल चलाकर या उस पूरी त्रिपुरी को जमींदोज करा दिया था। ऐसा मतलब उन्होंने लिखा है धूमकेतु ने। धूमकेतु प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यासकार थे। तो हमारा ये मानना है कि अगर उस मानव मेड भूकंप कह लीजिए या विध्वंस में हमें ऐसी बहुत सी चीज़ें मिलना चाहिए जो कि कलचुरी काल से संबंधित थी। यहाँ पर एक महालक्ष्मी का देवालय भी था। महालक्ष्मी के देवालय के अवशेष हमें मिल सकते हैं। बहुत कुछ हमें यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। ठीक, डॉक्टर रामकुमार अहिरवार साहब आपके पास आना चाहूँगा। दरअसल हम किसी संकेत के बाद ज़मीन के भीतर से इतिहास को खोदकर वर्तमान में खड़ा कर देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ से आपके विभाग की एक जिम्मेदारी और भी तय होती है कि उस अतीत को संभाला किस तरह से जाए। ये काम आपका विभाग किस तरह करता है? जी जी बिल्कुल, धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं डॉक्टर गुप्ता साहब को धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छे बताया। देखिए, जब पुरातात्विक उत्खनन जो पुरावस्तु प्राप्त होती है हम इनको रजिस्टर्ड करते हैं, उसका पंजीयन विधिवत होता है और ये हमारे ही संग्रहालय जो प्रदर्शित करते हैं, जहाँ संग्रहालय वहाँ पर हमको जो अच्छी अच्छी चीजें जो रहती हैं जो जनता को हम दिखा सकते हैं, ठीक है, तो उनको हम उनमें ऐसा नहीं प्रदर्शन करते हैं ताकि लोग उसको देख सके। अब वो चीजें कौन सी जिससे आने वाली पीढ़ी उससे कुछ जान सके कि हमारा अतीत क्या रहा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हमको बहुत सारी चीजें मिलने की संभावना, जैसे कि पॉटरी है, मृद भांड है, मिट्टी के जो चाक पे बनाए जाते थे उसकी डिजाइन कैसी थी,
उसमें किस प्रकार के बाउल होते थे, किस प्रकार की थालियां हो सकती थी, किस प्रकार की उसकी तकनीक क्या थी, ठीक है। तो इनको जो है हम लोग उसी पर उसके ड्राइंग बना करके हम संग्रहालय में सजाते हैं और लोगों को बताते, देखिए उस समय की हमारी सभ्यता कितनी विकसित थी, कि हम कितने प्रकार के बर्तन बनते थे, किस प्रकार के हमारे समाज में किस प्रकार की उपयोगिता इसमें होती थी, वो सारी चीज हम संग्रहालय में सजा कर रखते हैं। और ऐसा नहीं कोई चीज हम नष्ट नहीं करते, कुछ है। ये जरूर है कि हमारे पास जो है भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा पुरातत्व का संग्रह है और भारत में सर्वाधिक पुरातत्व वस्तु मिलती है। सभ्यता के विकास के दौर में भारत के सबसे महत्वपूर्ण पुरावस्तुएं हैं। इन वस्तुओं को सजाना संभालने के लिए प्रदर्शित करने हमारे पास पर्याप्त जगह नहीं है, लेकिन जो आवश्यक चीजें होती है, हाईलाइट जिसको करना, उसको हम संग्रहालय में रख करके और बाकायदा दिखाते हैं। और बाकी चीजों में हम लोग जो है एक बहुत सुरक्षित स्थान में इनको रखते हैं और बाकायदा इनका सब पंजीयन होता है कहीं इसको। और जो व्यक्ति रिसर्च करने आते, अध्ययन करने आते हैं, हम उनको बाकायदा परमिशन दे करके और उनको बताते हैं। धरोहर यानी जो कुछ धरोहर है उसको संभालने का काम फिर आप लोग करते हैं। राजकुमार गुप्ता साहब, अब चलते चलते आपसे आखिरी सवाल मेरा यही है, अगर हम किसी सभ्यता को स्टडी करना चाहते हैं उसके लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा, क्या आप मानते हैं कि वाकई एक बेहतर भविष्य के लिए हमें अपना इतिहास अच्छे से पता होना चाहिए? बिल्कुल। अगर हम अपने इतिहास को नहीं, अतीत को नहीं जानते हैं तो हम अपना वर्तमान और भविष्य कैसे संवार सकते हैं? अतीत हमारे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है कि हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे। ठीक। जहाँ तक हमारी इस धरती का सवाल है, अभी ऐतिहासिक तथ्य के अलावा इस धरती पर तो प्राग ऐतिहासिक काल के भी अवशेष मिले हैं। आप अगर साइंस कॉलेज जाएंगे, गवर्नमेंट साइंस कॉलेज, तो ये डायनासोर की लिम्ब रखी हुई है। ये डायनासोर की लिम्ब तो आप समझते हैं कि कितनी पुरानी होगी। ये डायनासोर की अंगुली है। इसके अलावा यहाँ पर रीवा से प्राप्त नमदार, मतलब नमदार पानी के चिन्ह वाले पत्थर भी रखे हुए हैं। उन पत्थरों का अर्थ ये है कि ये है वो पत्थर। इसका अर्थ ये है कि अभी यहाँ समुद्र हुआ करता था, ऐसा अनुमान हो सकता है। तो इस तरह हमारी ये संस्कृति है त्रिपुरी की, जबलपुर की, मध्य प्रदेश की, प्राग ऐतिहासिक के आगे भी जाएगी और उसके बाद हमें ऐतिहासिक तथ्य भी मिलेगा। गौड़ी सभ्यता के गौण काल का भी यहाँ राज्य रहा है। 13वीं शताब्दी लेके 1779 तक यहाँ पर गौण शासन काल रहा है। इसमें भी बहुत से निर्माण थे। वो निर्माण जो रेलवे लाइन है उसमें दब गए और उन निर्माणों को की खोज भी आसपास हो सकती है, क्योंकि रेलवे लाइन में तो वो निर्माण जो थे वो खोद के निकाले गए। दरअसल जैसे जैसे कुछ सभ्यताओं का विकास होता चला गया, कुछ सभ्यताएं गौण होती चली गईं, या फिर यूं कहें कि वो धीरे धीरे गायब होती चली गईं। लेकिन एक बार फिर से हम अपने इतिहास को ज़मीन के भीतर से निकाल कर दुनिया को ये बताने जा रहे हैं कि हमारी सभ्यता दरअसल 100, 200, 500 और 1000 साल पुरानी नहीं है, बल्कि हम दुनिया की पुरानी या प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक हैं। और इसकी शुरुआत अब संस्कारधानी से एक बार फिर की गई है। राजकुमार गुप्ता साहब और डॉक्टर रामकुमार अहिरवार साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया बंसल न्यूज़ से जुड़ने के लिए। और आज की चर्चा को हम यहीं ख़त्म करेंगे इस उम्मीद के साथ कि जो कुछ काम इस वक्त संस्कारधानी में इतिहास को खंगालने के लिए किया जा रहा है और उसमें जो लोग अपनी मेहनत को अंजाम दे रहे हैं, उनकी मेहनत एक बेहतर अंजाम तक पहुँचे और हम अतीत के आईने में झांक कर एक बेहतर इतिहास को देख सकें, जिसके सामने हम अपने एक बेहतर भविष्य को गढ़ सकें। फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।